पहले आती थी जो अपने भूल के 1-2 लाइनें याद रहती थी। हो गया ना? सॉरी, हो गया। चलो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट अपनी बात चल रही थी, पहले अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं, क्योंकि अपन प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और उनसे क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, उन्हीं में से वहां भी अपन बात कर लेंगे। तो फिलहाल अपन ट्रांसजेनिक जीएमओ की तरफ चल रहे थे, जिसमें जीएमओ का लास्ट पार्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसमें 2 केस मुझे पढ़ाने हैं। वैसे दोनों आपको एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा दिए जाते हैं, फिर भी अपन दोनों की बात कर लेंगे जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। उसके बाद कुछ मार्कर्स की बात अपन लेंगे और फिर क्वेश्चंस के साथ नैनो टेक्नोलॉजी वाली चीजें भी वहीं कवर कर लेंगे, ठीक है ना? तो अपनी बात चल रही थी ट्रांसजेनिक में हम पढ़ लिए थे। अब अपने को ट्रांसजेनिक प्लांट्स पढ़ लिए, जीएमओ प्लांट्स पढ़ लिए हमने। अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक जंतु, जिसमें 2 एग्जांपल्स अपन ध्यान रखेंगे। पहले समझ लेते फिर नोट करेंगे। पहला जो है वो है डोली शिप। 1996 में इसे विकसित किया गया था, ठीक है, और इसे वयस्क कोशिका एडल्ट सेल से इसको तैयार किया गया था। क्लोन है ये, आपने पढ़ते हो उसको, क्या है ये? क्लोन है, ठीक है। तो इसे वयस्क कोशिका एडल्ट सेल से तैयार किया गया था। दूसरी बात, इसे जिस तकनीक का उपयोग किया गया, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, केंद्रक स्थानांतरण तकनीक का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक आईएन विल्मट, जिन्होंने रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड, वहां पर इसको जो क्लोन से डॉली भेड़ को पहली बार तैयार किया था। ये अपने को ध्यान रखना है, लिख लेंगे अभी बात, ठीक है ना? 2-3 चीजें जो क्वेश्चन में, साइंटिस्ट का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, किस तकनीक द्वारा, कौन सी कोशिका से, वो सारी बात, ठीक है। दूसरी बात है फर्स्ट ट्रांसजेनिक, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय रोजी, ठीक है। तो रोजी है वो अगले ही साल विकसित हुई 1997 में, 1997 में। ये आपके ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क, यानी कि जो कई बार जो इन्फेंट्स, छोटे बच्चे हैं जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, या कई बार और केसेस में जहां पर कई बार अनाथालय की कह दो, या जहां कहीं भी, या मेडिकली कहीं भी, ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क अगर गाय से प्राप्त करना है, न्यूट्रिएंट्स वही जो ह्यूमन मिल्क में होता है, लेकिन वो काउ से ऑब्टेन करने के लिए, तो उसके लिए यहां पर डेवलप किया गया था रोजी काउ, ठीक है। इसको बोलते हैं मानव वर्धित दूध, यानी कि ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क। आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सबसे न्यूट्रिटिव आपका माना गया है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि अपन गांव से बिलोंग करते हैं, तो अपने गाय भैंस का जब बछड़ा जन्म लेता है तो उस दूध की क्या बोलते हैं, आपके कुछ बनाते होंगे, खीस, हाँ, हमारे शायद गांव में बनाते थे उसको, कुछ बरी, है ना, मेरे को याद है। तो वो बहुत न्यूट्रिटिव होती हैं, तो वो ही, तो कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन ऐसा इस रोजी के अंदर। दूसरा, यहां पर लगभग 2.4 ग्राम प्रति लीटर दूध में आपको ह्यूमन अल्फा लैक्ट अल्बुमिन आपको मिलता है उस दूध के अंदर, रोजी गाय के दूध में, यानी कि कितना, लगभग 2.5 ग्राम प्रति लीटर दूध में वो आपको जो हमारे ह्यूमन मिल्क वाला जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो उसमें मिल जाता है। दूसरी बात, यहां से जीन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो रोजी से रिलेटेड नहीं है, RHLF, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन लैक्टोफेरिन जीन, जो कि ये जो जीन है, जहां पर अगर इसको स्थानांतरित किया जाए तो ये नेचुरल ह्यूमन मिल्क की तरह ही इसका लक्षण होता है, तो ये जीन भी पूछा जाता है। तो गाय में इस जीन को स्थानांतरित किया गया था, जीन का नाम RHLF, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन लैक्टोफेरिन जीन, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें जो है क्वेश्चंस वाली अपन नोट करते हैं ट्रांसजेनिक की। दूसरी एक और बात चलो आपको बताते हैं, ट्रांसजेनिक जीव जो है केवल यही उपयोग नहीं है, ट्रांसजेनिक जीव की आवश्यकता पड़ती है मेडिकल साइंस में, फार्मास्यूटिकल दवाइयां बनती है वहां पर। तो ट्रांसजेनिक जीव केवल गाय नहीं, ट्रांसजेनिक जीव भेड़ को बनाया जा चुका है, जो मैंने भी बात करी, चूहा, जो लगभग आपको ऐसा यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सभी ट्रांसजेनिक जीवों में सर्वाधिक ट्रांसजेनिक जीव कौन सा है, चूहा, माइस। लगभग 95% ट्रांसजेनिक जीव क्या है, चूहे, जो दवाइयों का प्रयोग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा खरगोश, मछली,
ठीक है, ये सारे ही ट्रांसजेनिक जीव हैं, जो 2-3 उदाहरण अपन यहाँ पर अपन लिखेंगे। तो इनमें ट्रांसजेनिक यानी कि कोई जीन स्थानांतरित करके काम किया जा सकता है। तो आप मेरे साथ नोट करेंगे, ट्रांसजेनिक जंतु। लगभग 95% ट्रांसजेनिक जीव क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, चूहा। ये अपने को कहीं क्वेश्चन में हो सकती है बात। डोली भेड़, जो जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है या पूछी गई चीजें, वो सारी इस लाइन में अपन ने डाल दी बातें, जिनको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। 1996 में वैज्ञानिक आयन विल्मट, तकनीक कौन सी, केंद्रक स्थानांतरण तकनीक, किससे इसको तैयार किया गया, वयस्क कोशिका से। प्रथम स्तनधारी क्लोन कौन सा है, तो डोली भेड़ है। कौन से संस्थान का, तो रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। हाँ, रोजलिन इंस्टीट्यूट। आप क्या बोल रहे हो, ये तो संस्थान का नाम है ना, जिस तरीके से रॉयल इंस्टीट्यूट, वैसे रोजलिन इंस्टीट्यूट संस्थान का नाम है। जीनोम साइज क्या होता है, अभी आगे आपको बताएंगे। जीन सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग। जीनोम साइज का मतलब डीएनए की लंबाई, डीएनए की लंबाई कितनी है, और उसको हम नापते हैं बेस पेयर में। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन की लगभग 2 मीटर लेंथ मानी गई है डीएनए की। वो अपन आगे थोड़ी सी बात आएगी आज इससे संबंधित। कर लिया नोट सबने? तो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, सबसे पहली बात तो ट्रांसजेनिक किस किस में तैयार किए जा चुके हैं। सारे चूहे, सारी गाय ट्रांसजेनिक नहीं है। ट्रांसजेनिक जिनमें बनाए जा सकते हैं, कि बनाए जा चुके हैं, उनके उदाहरण अपन ने लिखे हैं। इनके तो सर सारी गाय ट्रांसजेनिक है क्या, नहीं भाई।
ठीक है। तो गाय, भेड़, चूहा, सुअर, मछली जो इत्यादि ये सारे ट्रांसजेनिक जंतु तैयार किए जाते हैं, जिनमें लगभग ट्रांसजेनिक जंतुओं का कुल का जो 95% है वो क्या है, चूहा अकेला सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक के तौर पर उपयोग किया जाता है। ट्रांसजेनिक यानी कि अलग अलग जीन स्थानांतरित करके जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं लेब के अंदर, वो चूहे पे ही किए जाते हैं। हमारे पे कोई करे थे कि प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चूहा पापड़ा कुछ नहीं बोलता, प्रयोग इस पे हो जाता है, ठीक है। डॉली भेड़ की बात करी तो 1996 में वैज्ञानिक का नाम आयन विल्मट, जिन्होंने कौन सी तकनीक का उपयोग किया, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, केंद्रक स्थानांतरण तकनीक, जो कि वयस्क कोशिका से इसको तैयार किया गया, ठीक है। दूसरी बात, स्तनधारी, ये ऐसा बोल दिया जाए कि प्रथम फर्स्ट मैमल जिसे क्लोन किया गया वो क्या है, भेड़, ठीक है। हिंदी में तो ये बोला गया है प्रथम स्तनधारी क्लोन क्या है, भेड़ है। और कहां इसको तैयार किया गया, रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। रोजी मत कर देना, रोजी अब आएगा, बढ़े आगे। अरे कर लिएगा नोट। 1996 में। दूसरी बात आते हैं 1997 प्रथम ट्रांसजेनिक गाय, नोट कर लो, साथ में अभी बता दिया था, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है, तो गंगा कहां से है, गंगा आपने कहीं और कुछ पढ़ा होगा, भाई रोज ही पढ़ा है ना, भाई मैंने ये पढ़ा, हो सकता है नहीं कहीं आपने एनिमल हस्बेंड्री में कुछ पढ़ा हो, क्योंकि मैंने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी सालों हो गए, तो आपने पढ़ा हो ऐसा तो नहीं कुछ। अरे भाई किसने बोला गंगा, पढ़ा तो नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। अपन जो प्रथम बोला गया आगे और तैयार होगा, भाई मैंने तो ये पढ़ा है, हो सकता है आपको उधर कुछ और पढ़ा हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, कहीं पढ़ा ही हो तो बात मुझे भी बताना, ताकि पता रहे कि अपन कहीं कहीं नई कोई अपडेट हो तो मुझे भी पता चले। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है, रोजी, कब विकसित हुई, 1997 में, ठीक है। जिसमें क्या है, ह्यूमन एनरिच मिल्क, मानव वर्धित दूध इसका माना गया है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रखा अपन ने भी, इंग्लिश का भी लिख देता हूं, ह्यूमन एनरिच मिल्क, ठीक है। दूसरी बात, इसमें ह्यूमन लैक्ट एल्बुमिन जीन जो है, या ह्यूमन लैक्ट एल्बुमिन यानी कि जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन का जो ह्यूमन मिल्क में होता है वो कितना होता है, इसमें 2.4 ग्राम पर लीटर इसके गाय के दूध में आपको मिल जाएगा। दूसरा यहां पर नोट लगा के एक बात और कर रहे हैं अपन, RHLF, ये जीन भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है रिसेंटली, कहीं ना कहीं आई थिंक पीजी में पूछा हुआ है। आर का मतलब रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन लैक्टोफेरिन जीन, जो किससे संबंधित है, प्राकृतिक मानव, नेचुरल ह्यूमन मिल्क, प्राकृतिक मानव दूध से संबंधित जो जीन डाला गया वो है आपका रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन लैक्टोफेरिन जीन। तो ये जीन पूछा गया था रिसेंटली किसी एग्जाम में, तो हो सकता है आपको पूछ ले। गंगा गांव एम्ब्रियो ट्रांसफर से बनी है, ठीक है। आपने वो, मैं तभी कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा इस चीजों पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो अपने काम की जो फेमस है एक दो चीजें बता रहा हूं, बाकी एनिमल हस्बेंड्री में आपको चल रहा है सब्जेक्ट अभी, हाँ, तो और आपको कोई डाउट रहे तो उधर पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। बढ़े आगे, हो गया नोट सबका। चलो आगे बात करते हैं अपन, जो हमने एक चर्चा की थी गीस की, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी,
तो वो अपन ने शायद पूरी बात कर रखी है, फिर भी अपन उसको एक आध पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो गीज जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, हमारे इंडिया में, भारत में जीएमओ से संबंधित समस्त नियंत्रण जो है, जैसे जर्मप्लाज्म जननद्रव्य से संबंधित जो शीर्ष संस्थान है वो एनडीपीजीआर है भारत में पादपों के लिए, वैसे ही जीएमओ से संबंधित, ट्रांसजेनिक से संबंधित समस्त काम भारत में जो देखता है वो संस्थान क्या है, गीज। उसकी परमिशन के बिना भाई बीटी ब्रिंजल आएगा कि नहीं आएगा डिसाइड वो करेगा। वो किस मंत्रालय, मिनिस्ट्री में आ रहा है वो हमने बात करी भी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात अपन शायद लिख ली थी, तो ये गीज की बात कर चुके हैं ना अपन शायद ही। ठीक है, तो ये दोनों बात अपने को ध्यान रखना है। बाकी तो गीज में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था, बस इंडिया लेवल पे अगर कोई संस्थान बोला जाए तो यही ध्यान रखना, नाम भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, एक समिति बना रखी, जैसे हमारे कहीं गांव में कि भाई जो डेयरी वाले उत्पादक किसान है उनकी एक समिति होती है, सहकारी समिति होती है, लैंप्स वगैरह होती है, वैसे ये समिति है। तो भाई जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन सब जुड़े होंगे, तो उनको तय करना है भाई ये बीटी हमारे देश में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उस समिति का नाम गीज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। मंत्रालय का नाम क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, हाँ अभी लिख रखा है ना अपन ने पूरा। ठीक है, आगे बात आती है अपन जिस पे आते हैं, जिसे कहते हैं मार्कर। मार्कर पे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो चीज अपन शॉर्ट में ध्यान रखेंगे, और कुछ नहीं तो कई बार मार्कर की फुल फॉर्म ही आ जाए। ठीक है, तो वो हमें कम से कम पता होना चाहिए। नैनो वाली बात है वो भी अपन क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो मार्कर क्या चीज है उस चीज को थोड़ा सा बात करते हैं। जिस तरीके से मेरी बाइक या जो भी मैं व्हीकल लेके आता हूं वो बाहर खड़ा है तो आप समझ जाओगे यार हरीश सर आज आए हैं, नहीं तो तुम भाग जाओगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। तो आपने मेरे व्हीकल से पहचाना कि सर यही है कैंपस के आसपास ही कहीं, तो उससे सेम मार्कर, कई बार हम क्या कोई जीन ट्रांसफर किए, ठीक है, अब वो जीन है वो अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ कि नहीं हुआ, उसको प्रकट होगा, उससे संबंधित लक्षण आएगा, तब तक हमें उसका पता नहीं चल पाता है सामान्यतः। तो हमें पता लगाना है कि हमने जो जीन डाला है वो जीन क्या अगली जनरेशन में चला गया है, तो हम उसके साथ एक जीन और जोड़ देंगे जिसे कहेंगे मार्कर। क्या कहेंगे? मार्कर अलग से कुछ नहीं है, डीएनए की एक छोटी सी श्रृंखला जिसे हमारे जो स्थानांतरित जीन है उसके साथ जोड़ दिया जाता है। अगर अब सीधी सी बात है कि भाई दो दोस्त थे, राम और श्याम, राम यहां नहीं है मतलब श्याम भी यहां पे नहीं होगा, राम फतेह सागर पे मतलब श्याम भी फतेह सागर पे, तो हमारा वांछनीय जीन अगर अगली पीढ़ी में गया ये पता कैसे चलेगा? मार्कर से। मार्कर अगली पीढ़ी में चला गया मतलब वांछनीय जीन भी चला गया, ये दोनों आपस में जुड़े हुए। ठीक है, मार्कर यानी कि वो चिन्ह के तौर पे हमें बताएगा। तो हम क्या होगा कि जो कई बार लक्षण प्रकट होने के लिए पौधा उगेगा, पौधा बड़ा होगा, उसका लक्षण प्रकट होगा, तब तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पौधा सेटलिंग स्टेज में होगा तभी उसकी कोई भी कोशिका लेके हम उस मार्कर को ढूंढ लो। मार्कर भी ऐसा होगा जो आसानी से पहचान में आ सके। ठीक है, यूं थोड़ी कि यार मेरी बाइक दिख रही है तुम मेरी आवाज ढूंढ रहे हो, यार सर की आवाज है, इतना क्यों टेंशन लेना। इजी कैरेक्टर होगा मार्कर, तो तभी तो कह रहे पहचानने में आसान। तो ये है मार्कर का कॉन्सेप्ट कुल मिला के। आप जो जीन स्थानांतरित कर रहे हो उसका पता लगाने के लिए हम जो डीएनए की श्रृंखला साथ में जोड़ते हैं उसे कहा जाता है मार्कर। मार्कर अलग अलग तरीके के होते हैं। हम जो बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मार्कर की बात कर रहे हैं, डीएनए मार्कर की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मतलब आणविक मार्कर, डीएनए मार्कर, तो ये आपको ध्यान रखना। मार्कर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बायोकेमिकल जैव रासायनिक मार्कर हो सकता है, साइटोलॉजिकल हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, वो हम उस बात पे नहीं जा रहे हैं। हमारा काम है डीएनए की या मॉलिक्यूलर मार्कर्स की बात पे। अब यहां पर एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कौन से मार्कर डोमिनेंट है, कौन से मार्कर कोडोमिनेंट है। तो ये भी अपन लिखेंगे, डोमिनेंट कौन से, कोडोमिनेंट कौन से। दूसरी बात ये भी पूछा जाता है कौन से मार्कर पीसीआर पर आधारित है, कौन से मार्कर पीसीआर पर यानी कि कौन पीसीआर पर आधारित नहीं है। तो हम पीसीआर पे आधारित नहीं वाला मार्कर एक ध्यान रखेंगे जो कि है RFLP। नाम सुना है कभी?
बीएससी करी है, बायोटेक पढ़ी है, तो नाम तो कोई बात नहीं, नाम अटपटे होंगे, हम उन नामों को याद ही रखेंगे। अब कई बार यार आसाम से पूछना है कि यार मेरे को डबल ए की जो अच्छे हैं यार इनको ज्यादा नहीं उलझाना है, आरएफएलपी के फुल फॉर्म पूछनी, और हमें वो भी नहीं आई तब तो हम जगह, तो मैं बहुत ज्यादा इन्वेटर नहीं, मेन चीजों पे आऊंगा। एक तो कोडोमिनेंट मार्कर कौन से, डोमिनेंट, तो यहां पर जो मैं बता रहा था कि इसका भी कॉन्सेप्ट है कि यार सारे मार्कर पीसीआर तकनीक पर आधारित है, लेकिन आरएफएलपी पीसीआर तकनीक पर आधारित नहीं है। तो हम एक याद रखें, बाकी सारे ऑटोमेटिक पीसीआर पर आधारित वाले हो जाएंगे। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आरएफएलपी मार्कर की खोज हुई तब पीसीआर तकनीक डेवलप ही नहीं हुई थी। जब पीसीआर तकनीक ही नहीं आई तो पीसीआर पर आधारित होने का सवाल उठता ही नहीं। ठीक है ना, तो ये अपन मेरे साथ ही आप नोट करेंगे मार्कर की बात, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो कौन से हैं, इनकी फुल फॉर्म भी अपन साथ में बात करेंगे। तो एक बार अपन यहाँ पर मार्कर का क्लासिफिकेशन पे आ रहे हैं डायरेक्टली, जिसमें सबसे पहले अपन डोमिनेंट और कोडोमिनेंट मार्कर की बात करते हैं। इंग्लिश का नाम भी लिख रहा हूं, हिंदी का भी लिख दूंगा। मोलिकुलर या डीएनए मार्कर इनको कहते हैं। आप साथ में नोट करें, इसको याद ही करना रहेगा। आणविक या डीएनए मार्कर ही लिखें, शुद्ध हिंदी में तो चिन्ह कहेंगे, लेकिन मार्कर शब्द ध्यान रखना पड़ेगा। दो मुख्य प्रकार अपन बात कर रहे हैं, डोमिनेंट कोडोमिनेंट, दोनों शब्द जेनेटिक्स में आपके सुने हुए होंगे, नहीं तो हम पढ़ेंगे। डोमिनेंट मतलब प्रभावी, कोडोमिनेंट मतलब सप्रभावी, तो वो बात अपन करेंगे। इनकी फुल फॉर्म भी अपने को ध्यान रखनी है, थोड़ी सी मानो याद भी करनी होती है, फिर भी अपन ध्यान रखेंगे कैसे, अभी बात करेंगे। जो फेमस है उन पे अपन टिक भी लगा देंगे। फुल फॉर्म इंग्लिश में रहेगी, इनकी हिंदी करना मुश्किल है। राइटिंग समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी? हाँ तो भी समझ लो।
एक बार मैं पढ़ दूंगा, कहीं आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी तो। हाँ, आरएपीडी रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, एफएलपी एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और उसके बाद एससीआर सीक्वेंस कैरेक्टराइज्ड एम्पलीफाइड रीजंस, इंटर आईएसएसआर इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? हो सकता है कि ये हमारे इसमें नहीं लिखा हुआ है बायोटेक में, लेकिन ब्रीडिंग में कहते हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। ब्रीडिंग में मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, तो मार्कर से रिलेटेड क्वेश्चन वहां जो हो सकता है। क्या हुआ? टेस्ट मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। आरएपीडी रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, सबने लिख दिया क्या ये? दूसरा सुनो, एएफएलपी एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, लिख लिया दूसरा सबने? लिख लो पहले। मार्कर बहुत ही डरावना टॉपिक लगता है और हम इसके सीधे रटने वाले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, पर फुल फॉर्म कम से कम पता होनी चाहिए, जहां पर फुल फॉर्म सबसे आसान क्वेश्चन मार्कर का माना जाता है। जूम चलो इधर वाला पहले कर देते हैं, फिर उधर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, थोड़ा कोई बात नहीं। SCAR sequence characterized amplified regions, sequence characterized amplified regions, ठीक है। ISSR इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। तुम मेडिकल स्टोर चलाते हो तो डॉक्टर की राइटिंग कैसे पहचानते हैं? हाँ, नहीं चला रहे हो, पर टैलेंट हर तरीके का अपने अंदर होना चाहिए। जो हाँ, मैं झोला छाप दूंगा, इलाज नहीं करता हूँ। हम वो डॉक्टर हैं जो नाम क्या के डॉक्टर लगा के घूमते हैं बस। हाँ, कर लिया नोट? कर लिया नोट? एक बार और बोल देता हूं, किसी के बाकी हो। ये सारे डोमिनेंट मार्कर है। हमें क्या ध्यान रखना है एग्जाम में? सीधा पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा प्रभावी डोमिनेंट मार्कर है, तो इनमें से कोई हो तो डोमिनेंट बता देना, इनमें से कोई हो तो को डोमिनेंट सा प्रभावी बता देना। आरएपीडी जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर भी हम थोड़ी सी बात कर लें या टिक लगा दें, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपने को पता चल जाएगा। यहाँ पर आरएपीडी एएफएलपी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आरएफएलपी एएफएलपी, आरएपीडी रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, ठीक है। एएफएलपी एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, फिर इसका सीक्वेंस कैरेक्टराइज्ड एम्पलीफाइड रीजन, आईएसएसआर इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, ठीक है। कंप्लीट को डोमिनेंट वाले को डोमिनेंट पे आ जाते हैं। तो इसमें पहला अपन ने लिखा है जो सबसे फेमस क्वेश्चन में पूछा जाने वाला मार्कर आरएफएलपी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद केव्स क्लीव्ड है, सॉरी कैप से क्लीव्ड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस, क्लीव्ड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस। अच्छा, मैंने एक आपको चीज बताई थी कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस मार्कर पर आधारित है, बताया था ना। और मैंने अभी भी बोला सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ज्यादातर वो आरएफएलपी पे ही आते हैं। क्या और क्वेश्चन आएंगे वो भी बात करेंगे। एसटीएस
सीक्वेंस टैग्ड साइट्स, सीक्वेंस टैग्ड साइट्स, STS। SSR तो ये पहले लिखी हुई है, सिंपल सीक्वेंस रिपीट, इंटर हटा दो बस, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये कहां सिंगल है, कहां सिंपल है, कहां सीक्वेंस है, सब गड़बड़ हो जाएगी अगर ध्यान नहीं रखा तो। कुल मिला के क्या करना है, सीधी भाषा में रटना है, घुमा फिरा के बोलोगे ये करना वो करना नहीं, रटना है। और आपके लिए क्वेश्चन की आसान सी बात, बहुत सारी डिटेल चीजें हैं लेकिन मैं उन पे नहीं ले जाके, पहला तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म्स, लगभग मैक्सिमम मार्कर की मैंने आपके लिख दी है। फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, कौन से डोमिनेंट कौन से कोडोमिनेंट। SS, अच्छा इसकी रह गई सिंगल स्ट्रैंड कॉन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म, कहीं कहीं लिखनी पड़ेगी इसको भी, सिंगल स्ट्रैंड कॉन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म। इसको फिर कहां लिखूं मैं, नीचे एरो लगा के लिख दूं, नहीं वो तो मैंने कर दिया, सिंगल स्ट्रैंड कॉन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म। ये ध्यान रखना फुल फॉर्म किसकी है, तीर का निशान एरो लगाया है अपन ने, SSCP के नीचे लिखनी है, सिंगल स्ट्रैंड कॉन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म। बड़ी मुश्किल से मैंने याद करी थी, बड़ी मुश्किल से, तो टाइम तो लगेगा, आसानी से याद नहीं होगी। कर लिए नोट, बढ़े आगे। आवाज नहीं, STS कहीं पूछ ले, SSR पूछ सकता है, SNP, बाकी RFLP सबसे फेमस है इसमें। और AAO में क्वेश्चन आएगा, मेरा अनुमान जहां तक जब भी आएगा RFLP पे संभावना रहेगी। RFLP पे एक दो क्वेश्चन और बता रहे हैं। हाँ SNP इसी की कह रहा हूं ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। बढ़े आगे, सबने कर लिया नोट, कितने लोग नोट कर रहे हैं, कर ले फिर आराम से, इधर सबको देख भी रहा है कि किसने करा। चलो बढ़े आगे, चलो आगे बात करते हैं। एक अपने को जो ध्यान रखना है यहां पर कि PCR बेस्ड मार्कर भी पूछते हैं, नॉन PCR बेस्ड मार्कर भी पूछते हैं, लेकिन आपको आसानी से बहुत सारे मार्कर याद नहीं करना पड़े, उसके लिए अपन इसको सिंपल एक ही लाइन में इस बात को खत्म करेंगे, कौन से PCR बेस्ड है कौन से नॉन PCR बेस्ड है। तो हम ये कहेंगे PCR आधारित मार्कर, ध्यान से इधर देखना, PCR आधारित मार्कर, PCR बेस्ड मार्कर। अब मैं नाम अलग अलग नहीं लिखूंगा इसमें। दूसरा नॉन PCR, जो PCR पर आधारित नहीं है, नॉन PCR आधारित मार्कर, या थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश से थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो जाए देखना,
पीसीआर पर आधारित कौन से हैं? पीसीआर पर आधारित नहीं है। इसको थोड़ा सा लाइन को बदले, हिंदी इंग्लिश गड़बड़ कर देगा। पीसीआर पर आधारित ये क्या हिंदी बड़ी उलझा देती है, इंग्लिश में बड़ा आसान सा पीसीआर बेस्ड नॉन पीसीआर बेस्ड, वही लिख दूं क्या? हाँ, बड़े उलझने जबरदस्ती में क्या मतलब? हाँ, आप इतनी इंग्लिश तो जानते हो, बेस्ड का मतलब आता है पीसीआर बेस्ड मार्कर। दूसरी बात नॉन पीसीआर बेस्ड, तो हम तो पीसीआर बेस्ड एक भी नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम केवल याद रखेंगे नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर, और नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर जो है वो कौन सा है? RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। कई बार ये इसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक नहीं कई बार, कई सारे एग्जाम में। कौन सा घुमा के भी लिखे है, कौन सा मार्कर पीसीआर पर आधारित नहीं है या कौन सा नॉन पीसीआर आधारित मार्कर है, तो हम ध्यान रखेंगे RFLP। इसका लॉजिक भी बता दिया। इस समय जब ये मार्कर की खोज हुई तो पीसीआर तकनीक नहीं आई थी। पीसीआर बेस्ड पूछे तो पीसीआर बेस्ड मार्कर कौन से हैं, बाकी बचे हुए डाल देना, ठीक है। फिर भी मैं 2-3 इंपोर्टेंट के नाम पीसीआर बेस में डाल देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहे। RAPD, कैप्स, AFLP, तो मैं लिख रहा हूं कुछ, इनकी फुल फॉर्म सब लिखी हुई है। RAPD, AFLP, ये दोनों पूछने की संभावना ज्यादा रहती है इसमें। कैप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे टिक भी लगा दिया। RAPD, AFLP जो पीसीआर बेस्ड मार्केट पे क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तो आपको सिंपल लॉजिक दूंगा, आपको नॉन पीसीआर आधारित याद रखो, बाकी सारे पीसीआर आधारित बता देंगे, ठीक है ना। इस RFLP को हम हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर भी कहते हैं। जो सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि पूछ ले कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर है, तो आंसर हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर। अब हाइब्रिडाइजेशन ये हमारा प्लांट ब्रीडिंग वाला हाइब्रिडाइजेशन संकरण नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन बायोटेक के अंदर भी इनके करते रहते हैं। तो कुल मिला के हम तो कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर अगर कहीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इस नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर RFLP को ही हम आंसर देंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में आने वाली चीजें मैं 4-5 पॉइंट में खत्म कर रहा हूं इनको। एक और पूछा जाता है सीक्वेंस बेस्ड मार्कर, वो है SNP, सीक्वेंस बेस्ड मार्कर, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पे डबल टिक लगा रखा है मैंने, नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर RFLP। कैप्स हमने लिखा था क्लीव्ड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस, कर लिया नोट सबने? बढ़े आगे। तो मार्कर कम से कम 1 से 1.5 क्लास का टॉपिक है, लेकिन मेन प्रायोरिटी लेते हुए हम ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस हम देख रहे हैं तो ज्यादा कुछ विशेष नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन एयू में दूसरे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उनको हम डिस्कस भी कर लेंगे। बढ़े आगे, चलो आते हैं क्वेश्चंस पे ही आते हैं, और क्वेश्चन से ही कुछ और बातें अपने को यहाँ पर क्लियर करनी है। पहले आते हैं हम सबसे पहले डब्ल्यूओ में पूछे हुए क्वेश्चंस नैनो टेक्नोलॉजी, और नैनो टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने यहां पर इंफॉर्मेशन डाल दी है। ध्यान से इधर देखना है, क्वेश्चंस आप
हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रखा है मैंने, तो ताकि मेरे क्या दोनों तरफ भी काम आ जाए और आप लोगों के लिए भी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो साइंटिस्ट का नाम है नोरियो तानीगुची, जो भी नाम कहो, ठीक है। तो नोरियो तानीगुची मैंने बोल्ड कर रखा है। तो दूसरी बात आप ध्यान से इधर देखो, ये नीचे के दो साइंटिस्ट और ऑप्शन में थे, एक रिचर्ड फेनमैन और एक था एरिक ड्रेक्सलर, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी के जनक या फादर पूछ लें तो आंसर रिचर्ड फेनमैन का ध्यान रखना है। टर्म कब दिया वो साल भी मैंने डाल दिया 1974, जो कि एग्जाम में तो ऑप्शन में ये 4 नाम लिखे हुए थे, पर मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए जोड़ी, ठीक है। एरिक ड्रेक्सलर ने क्या करा, पहली बार कोई वैज्ञानिक मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, नैनो टेक्नोलॉजी पर पहली बार कोई शोध पत्र प्रकाशित करने वाले वैज्ञानिक है वो ड्रेक्सलर है, ठीक है, जिन्होंने बाद में एक किताब भी लिखी जिस किताब का नाम है इंजिन्स ऑफ क्रिएशन। ऐसा पूछ ले कि नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित इंजिन्स ऑफ क्रिएशन किताब किसने लिखी? के एरिक ड्रेक्सलर ने, जिसमें आगे पूरा नाम है इंजिन्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का आने वाला समय। तो आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन नोट कर लें, क्वेश्चन के साथ ये जो ब्रैकेट में लिखी है ये बात लिखनी है। इसमें शॉर्ट में आप एकता से लिखेंगे कि पेपर का प्रकाशन है किस पर? नैनो टेक्नोलॉजी पर, और किताब का नाम किसने करा? ड्रेक्सलर ने। आपको दोनों भाषा नहीं लिखनी है, हिंदी में लिखना। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया? WO 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। WO 2018 में कोई भी नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। और उससे पहले भी मैंने जो एग्जाम दिए थे तो मुझे याद नहीं आता उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन ध्यान नहीं है। तो 21 से ही शुरू हुआ, सिलेबस में डला हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन एक पूछा है तो ये दोनों क्वेश्चन बनने की संभावना, अगली बार नैनो टेक्नोलॉजी के जनक पूछ सकते हैं। पहला पेपर किसने प्रकाशन करा, पुस्तक का नाम किसने दी, वो भी ध्यान रखना, ठीक है ना। बोल्ड कर रखा है वो, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, नोरियो तानीगुची। तानीगुची कहते हैं तानीगुची। अब मेरे पास प्रीवियस एग्जाम के 5-7 क्वेश्चन है, टाइम चाहे 10 मिनट ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन करके जाएंगे अपन। मानसिक रूप से तैयार रहना अभी 5-10 मिनट, क्योंकि अंतिम क्लास जो होती है किसी सब्जेक्ट के, तो उसमें थोड़ा सा होता है ऐसा कि टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। तो पुस्तक कौन सी लिखी? इंजिन्स ऑफ क्रिएशन, जिसका पूरा नाम हो रहा है इंजिन्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले वैज्ञानिक 1981 में ड्रेक्सलर है। हिंदी में आप लिखना चाह रहे हो तो मैं हिंदी इसीलिए बार बार बोल रहा हूं। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक रिचर्ड फेनमैन। कर लिया नोट? पहला ऑप्शन है वो भी रोल है उनका भी थोड़ा, पर बहुत मेजर नहीं था, तो मैंने उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। बट बाकी दोनों फेमस साइंटिस्ट हैं, सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, और जनक आने की संभावना ज्यादा रहेगी। कभी पूछा ही नहीं आज तक, तो पूछ ले। हो गया नोट सबका? नीचे वाला हिंदी अर्थ बता देता हूं। तो के एरिक ड्रेक्सलर, इनके बारे में लिखो। प्रथम नैनो टेक्नोलॉजी पर प्रथम शोध पत्र का प्रकाशन। नैनो टेक्नोलॉजी पर प्रथम शोध पत्र का प्रकाशन 1981 में किया था इन्होंने, है ना। दो काम है इनके, पहला तो ये है कि शोध पत्र पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी पे जिन्होंने प्रकाशित किया वो ड्रेक्सलर है। दूसरा, इनकी पुस्तक का नाम, पुस्तक करके नाम लिख लेना, इंजिन्स ऑफ क्रिएशन। अब पुस्तक का नाम मैं हिंदी क्यों करूं, जो नाम जैसा है किताब का नाम वो अपन नहीं बदल रहे हैं। इसका अर्थ बता सकते हैं इंजिन्स ऑफ क्रिएशन, बट आगे का लिखा हुआ द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का आने वाला समय आया है। आप देख रहे हो नैनो यूरिया, नैनो DAP मार्केट में किसानों तक पहुंच गए हैं।
कर लिया नोट? बढ़े आगे? सबने कर लिया नोट? चलो बढ़ते हैं आगे। आपको एग्रोनॉमी में कहीं नैनो यूरिया या सॉइल में कहीं नैनो यूरिया पढ़ाने में आता है क्या? हाँ, पढ़ा है ना? ठीक है। हाँ, तो मैं उसकी ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं, नैनो यूरिया का अगला क्वेश्चन है उस पर आ रहा हूं। हो गया नोट सबका? चलो ध्यान से एक और बात, डब्ल्यू 2021 में ही दोनों लगातार एक और क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी का पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि भारत में निर्मित नैनो यूरिया, ये यहां पर नैनो लिखना रह गया, भारत में निर्मित नैनो यूरिया के कणों का भौतिक आकार सीमा क्या है? ध्यान रखना, ये नैनो यूरिया का क्वेश्चन है, नैनो कण का नहीं है। पहली बात तो नैनो शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि इनकी इकाई नैनोमीटर में है, इनका आकार नैनोमीटर के साइज का है। तो हमें जब बोला गया नैनो यूरिया तो आंसर 20 से 50 नैनोमीटर गया, लेकिन ऐसा बोल दे कि कोई भी नैनो कण है उसका सामान्य जो आकार है वो 1 से 100 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 1 से 100 नैनोमीटर। ये नैनो यूरिया पूछा, नैनो यूरिया अलग, नैनो पेस्ट अलग अलग नैनो के फॉर्मुलेशन होते हैं। तो नैनो कण का कभी पूछ ले तो नोट कर लेना इसको, कभी आ सकता है। नैनो यूरिया पूछा, एक जनरल मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा क्या है और चीज। 1 से 100 नैनोमीटर, नैनो टेक्नोलॉजी के पूरी बायोटेक की अभी खत्म होगी 10 मिनट में, ठीक है ना? है ना? कर लिया नोट? तो नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बाकी आपको नैनो यूरिया, नैनो डीएपी वगैरह सॉइल वगैरह में कहीं आ जाएगा, या बीच में कभी मैं भी आपको टाइम मिलेगा तो कभी बता दूंगा थोड़ा बहुत। बाकी ये उधर का पोर्शन है। हमारे क्वेश्चन वाली बातें जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा नैनो टेक्नोलॉजी आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा नहीं। अब थोड़ी सी एक जनरल बात बता देता हूं, है क्या चीज। कर लिया नोट? तो नैनो कण यानी कि नैनो पार्टिकल्स जो हैं, ये कुल मिला के गोलाकार कण हैं, स्फेरिकल कण हैं, जो कि प्राकृतिक या कृत्रिम पॉलीमर से बने होते हैं। ठीक है, ये इनका आकार हमने कह दिया, सामान्यतः नैनो कण का आकार 1 से 100 नैनोमीटर है। नैनोमीटर इनकी इकाई होने की वजह से इन्हें नैनो मतलब बहुत बारीक, अपन ने पढ़ा ना नानो, नाना वायरस, बाबू वायरस, नानो मतलब छोटो, तो वैसे ही नैनो मतलब छोटा, बहुत छोटा कण नैनोमीटर में है। इसलिए इसका एप्लीकेशन जो हम जानते हैं, हम नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो हर्बिसाइड्स, नैनो पेस्टिसाइड्स, नैनो जियोलाइट्स वगैरह भी जो सॉइल रिक्लेमेशन में यूज हो जाते हैं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यहां पर निकल रहे हैं मार्केट में। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी सबसे कमर्शियली इफको की तरफ से अवेलेबल है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस वाली साइंटिस्ट वाली बातें और मैंने बता दी, बाकी नैनो में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आगे कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। ठीक है, सोमा क्लोनल केस में टिश्यू कल्चर में अपन ने पढ़ रखी है। ठीक है, पेपर में बायो 212 ही था शायद पूरा, हमने इसका मतलब नाम था, हमने पूरा नाम बोला था बायो एल 212। क्या नाम था इसका दूसरा? रतन। कौन सी फसल में पढ़ा? लेथायरस सटाइवस भारतीय, जिसको अपन यहाँ पर चिकलिंग पी, भारतीय मटर भी कहते हैं, इसको खेसरी भी कहते हैं। तो ये बोआ जिसमें भी विषैला पदार्थ होता है, ये वही है जिसमें आपके, तो ये एओ 2020 में क्वेश्चन में पूछा गया, जो टिश्यू कल्चर में हम पढ़ चुके हैं। और भी किस्में हमने, इसी किस्म को क्या कहेंगे? सोमा क्लोनल किस्म, क्योंकि ये किससे विकसित हुई है? टिश्यू कल्चर से। और भी किस्में हमने पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे आपको याद दिलाऊं, सरसों में बायो 902 पूसा जय किसान, गन्ना में फूले सावित्री पढ़ी है, और हमने पढ़ी होगी जिरेनियम में सिग्मा, और शकरकंद में शायद स्कारलेट, है ना? तो ये कुछ अपन ने लिख रखी है जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है बात? बढ़े आगे? कर लिएगा नोट? हाँ, नोट कर लो, अपने नोट्स में पढ़ा है, ताकि आपको पेपर सोल्व करने में ज्यादा टेंशन बायोटेक में देनी नहीं पड़ेगी। बढ़े आगे?
ठीक है, कितने लोग नोट कर रहे हैं? कर लो कर लो। ऑप्शन पिछले बार नैनो यूरिया का 20 से 50 मैंने बताया था ना, उसमें मैंने बोल्ड कर रखे, सही आंसर बोल्ड ऑलरेडी कर दिए हैं। मैं अगर टिक नहीं लगा पा रहा हूं तो देख लेना, बोल्ड किए हुए हैं, शायद आपको कभी स्क्रीन पे नहीं दिखे बोल्ड किए हुए हैं, तो उसमें 20 से 50 वाला है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन, जो कि है, अब लंबी चौड़ी भाषा लिखी है, हिंदी इंग्लिश दोनों होने की वजह से आप समझने पे ध्यान दो, कोई ज्यादा नहीं, पहले देखते हैं क्या है। आणविक सहायक वर्ण, मैंने कहा था प्लांट ब्रीडिंग में आप जिसे कहते हो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, मार्कर बेस्ड सिलेक्शन, या इसको मोलिकुलर ब्रीडिंग, या इसको और कहते हैं मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग। कुल मिला के मार्कर का उपयोग करते हुए कोई नई किस्म बनाना, वैरायटी बनाना, वो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कहलाता है। ब्रीडिंग में कहीं बात आएगी तो और बता देंगे। तो कुल मिला के ये भी एओ 2020 के अंदर क्वेश्चन था, पूछा कि कौन सा कथन गलत है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन से। इसका उपयोग कम वंशागत वाले लक्षणों के लिए किया जा सकता है, जिनकी लो हेरिटेबिलिटी है, उसमें इसका यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग पादप वृद्धि की पौध अवस्था में, इन्होंने ऐसा बोला कि सीडलिंग स्टेज में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सीडलिंग में करो, अडल्ट में करो, कुल मिला के पौधे की इस अवस्था में उपयोग करना चाहिए मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का। मैंने बोला आप मार्कर कैरेक्टर किसी भी अवस्था में पहचान सकते हो, और मैंने तो यही बोला था कि मार्कर कैरेक्टर हम सीडलिंग अवस्था में ही पहचान सकते हैं, तो ये कथन गलत था। अगला, इसका उपयोग वांछित एवं अवांछित जीनों के लिए समान रूप से किया जा सकता है, बिल्कुल, आप चाहो जिस लक्षण के साथ इसका जीन जोड़ सकते हो। इसका उपयोग 3 जीनों के पिरामिड में किया जा सकता है, जितने जोड़ना चाहो कर सकते हो। कुल मिला के गलत पूछा था, आसान सा, इसमें सारे ऑप्शन लिखने मत जाओ, इस क्वेश्चन में बहुत लंबा है, लिखने को ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सा है। आपके, अगर मैं अंडरलाइन करूं तो ये आपके कम वंशानुगति वाले लक्षणों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, सभी अवस्थाओं में उपयोग करते हैं, वांछित अवांछित सभी लक्षणों को स्थानांतरित, तो इसमें लिखने जैसा मुझे नहीं लग रहा कुछ, ठीक है ना। तो इसमें अपन टाइम नहीं दे रहे ज्यादा, बहुत आसान सी चीज है वैसे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन था, जहां से पूछे गए क्वेश्चन कई बार, और इससे कई सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। आसान सा है, मिलान करना था, एओ 2020 में क्वेश्चन था कि भाई इसमें देखो मेज द पेयर में हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता जब हम एक आधा ऑप्शन भी ढंग से आता हो, और हमें जो आता है वहीं से शुरू करते हैं। हम जानते हैं बोलगोड कपास, कल ही पढ़ा, तो पहला ही ढूंढ लो, पहले का आंसर ई, पहले का आंसर ई, एक ही ऑप्शन था, अंगाजी नाली हम तो। लेकिन हमें और सीखना है, जब यहां दो आ जाते तब हमें चेक करना पड़ता। दूसरा हम क्या जानते हैं, फ्लावर स्टार टोमेटो में जानते हैं, यानी कि 5वें में ए, ठीक है। दूसरा यहां पर न्यू लीफ जो है, अभी अपन आगे बात करेंगे, आलू में जीएमओ विकसित की हुई है मॉन्सेंटो कंपनी ने, यूएस और आपके कुछ कंट्रीज में, वो यहां पर डेवलप नहीं है। पोटैटो की न्यू लीफ नाम से किस्म है आलू की, कोलोराडो बीटल के लिए प्रतिरोधक, कोलोराडो बीटल के लिए, तो यहां पर अपन लिख देते हैं ब्रैकेट में कोलोराडो, ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लो। और आप ऐसा पूरा ऑप्शन मत बनाओ, आप तो मेज पे तीर के निशान से लगा दोगे क्या? अपने को तो याद है कोलोराडो बीटल प्रतिरोधक है, कौन सी, न्यू लीफ। न्यू लीफ किसकी है, आलू की। लॉरिकल, ये थोड़ा सा लोरियल लिखा है, लॉरिकल, लॉरिकल कैनोला की है। और मैक्सिमम बचा ही ऑप्शन मेज है, मुझे मेज में कोई ज्यादा मैक्सिमम के बारे में कोई चीज मिली नहीं, लेकिन हम ध्यान रखेंगे मैक्सिमम मेज से संबंधित है। ये सारी ट्रांसजेनिक किस्में ऑप्शन में है, ठीक है, और एक तरफ फसलों के नाम है। तो जहां तक हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन आपके कहीं आ भी जाता तो आप आसानी से इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें कम से कम 2 चीजें तो पता थी, बोलगोड कपास, टमाटर, फ्लावर सर हम पहले से पढ़ चुके थे, आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। बहुत सारी फसलों में और भी किस्में होगी, वो मर्जी पड़े और कोई डाले, बट न्यू लीफ का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। तो न्यू लीफ आलू में मैंने ये किसी क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन मैंने लिख दिया कोलोराडो बीटल के लिए प्रतिरोधक है, ये रेजिस्टेंट है, कौन सी, न्यू लीफ।
थोड़ा सा अपन यही कॉन्सेप्ट का लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन ऐसे क्लास में ही टॉपिक के साथ कवर हो, ये ट्राई मैं कर रहा हूं। और जैसा अभी अपन ने करा है तो बायोटेक छोटा क्वेश्चन था, साथ में हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स में बीच बीच में रहने पड़ेंगे, तो अपन ऐसा कर लेंगे, है ना। ट्राई कर रहे हैं उस पर भी। कर लिया नोट सबने? मैं से पैर में किसी को कोई दिक्कत? नीचे आंसर है, तीर के निशान सही लगाना, गलत मत लगाना। तो न्यू लीफ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉरिकल, ध्यान रखना, लॉरिकल कैनोला की किस्म है जो ट्रांसजेनिक जीएम है, और मक्का में मैक्सिमेन करके ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये सारी ट्रांसजेनिक किस्में और उधर फसलों के नाम है, ये ध्यान रखना। यूं नहीं कि तो सर लॉरिकल कोई वैज्ञानिक है क्या, मैक्सिमेन कोई वैज्ञानिक है क्या? नहीं, किस्में है ट्रांसजेनिक। कर लिया नोट? बढ़े आगे? कोई नोट कर रहा है ऐसा तो नहीं है? हो गया? पूरे ऑप्शन में नोट करो, सीधे क्रॉस मार लो उसको, है ना, या नहीं तो डायरेक्ट फाइनल आंसर नोट कर लो, और क्या। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया स्कूल लेक्चरर 2018 के एग्जाम में। आसान सा हमने पढ़ रखा है कि जो आपका एंथर कल्चर या पोलन कल्चर जो है, किस तरीके के प्लांट बनाने में यूज होता है? हैप्लॉइड प्लांट, क्योंकि पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? अगुणित हैप्लॉइड होते हैं। तो हमने बात करी भी थी इसके बारे में, और भी बात कर रखी है। पहली बार सफल पराग कोष संवर्धन एंथर कल्चर करने वाले वैज्ञानिक गुहा एवं माहेश्वरी, और इन्होंने धतूरा इनोक्सिया प्रजाति में किया था। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है। अगर मैं पीजी के एग्जाम के पेपर ही ढूंढूंगा पिछले 5 साल के, तो 2-3 बार मिल जाएगा। तो ये तो ध्यान रखना, आ सकता है पॉसिबिलिटी। और मैंने इंपॉर्टेंट लगवा भी रखा है जहां अपन ने टिश्यू कल्चर में इसको पढ़ा है। केनोला क्या है? एक दिन पहले भी अपनी बात आई थी। केनोला जो है आपका सरसों से संबंधित फसल है एक तरीके से, जिसे आपके ब्रासिका नेपस के नाम से ही जाना जाता है। तो बाकी तो आपको एग्रोनॉमी वाले सर पढ़ाते होंगे, या कहीं ना कहीं सरसों से संबंधित आ जाएगा। इसका केनोला का आसान सा क्वेश्चन ये कई बार आ जाता है कि केनोला जो फसल है वो किससे संबंधित है? तो सरसों से संबंधित ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी फैमिली की कुल की फसल है। ठीक है ना, कर लिया नोट? बढ़े आगे? आसान है, साल भी लिख लो, बाद में रहेगा और कौन सा सन है यूं लिखा देंगे कोई, तो आप आराम से पेपर चेक करना फुर्सत मिले तो। ठीक है ना, मैंने बड़ी मेहनत से बनाए, है ना। बढ़े आगे? चलो, टाइपिंग करने में मर्जी ना आता है, हिंदी और तो दिक्कत नहीं है। चलो, एक है प्रथम फसल जिसका जीनोम अनुक्रमण किया गया। देखो ध्यान से तो देखना, जीनोम सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग। अभी किसी ने पूछा था सर जीनोम साइज क्या होता है? डीएनए की लंबाई, ठीक है, जितनी है वो जीनोम साइज या डीएनए साइज कहलाती है। दूसरी बात सुन लो, यहां से 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं जो इसके अलावा एग्जाम में आते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग, आपकी सीक्वेंसिंग मतलब यार इस लाइन में कौन कौन बैठे हैं, किसके बाद क्या नाम है, राम श्याम वन पिंटो, कौन कौन बैठे हैं। ठीक है, तो आपका सीक्वेंसिंग कर लिया, पहले नंबर क्या बैठा है वो। वैसे हमारा डीएनए है, पहले कौन सा जीन है, दूसरा कौन सा जीन है, उसके बाद कौन सा जीन है, उसके बाद कौन सा जीन है, उसका क्रम पता लगा लेना, उसी को कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग। हिंदी में कहेंगे डीएनए अनुक्रमण या जीनोम अनुक्रमण। इंग्लिश वाला नाम फेमस है सीक्वेंस, पता लगाना। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आपको आगे मिल जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर पूछा गया सबसे पहली बार जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग डीएनए सीक्वेंसिंग किया गया वो था बैक्टीरियोफेज। 5174 नाम का बैक्टीरियोफेज। 3 चीज लिखाऊंगा। दूसरा, पहला पादप जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया वो है आर्बिडोप्सिस थेलियाना। क्वेश्चन में आ सकता है भी, आर्बिडोप्सिस थेलियाना, जो भी सरसों से संबंधित पादप है, सरसों कुल का ही। और सबसे पहली फसल, जो कि फसल पूछी, जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया वो धान, राइस है। तो मैं 2 चीजें एडिशनल यहां पे जोड़ने वाला। सबसे पहला किसका किया? बैक्टीरियोफेज। कौन से वाले
का। दूसरी बात, सबसे पहला पादप पूछे अरबिडोप्सिस थेलियाना, और पूछ ले कि सबसे पहली फसल तो राइस, चावल। नोट करें, 2 पॉइंट और लिखें। जीनोम सीक्वेंसिंग का ही दूसरा नाम डीएनए सीक्वेंसिंग, तो मैं ऑब्लिक लगा के डीएनए सीक्वेंसिंग भी लिख रहा हूं। बैक्टीरियोफेज की और बैक्टीरिया फेज भी अलग अलग लेमडा फेज वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल उसका 5 लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं जैसे अपन अल्फा बीटा गामा ऐसे पढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं 5 क्रॉस 174। ये बैक्टीरियोफेज का नाम है, जैसे लैम्डा, इसके नाम ऐसे होते हैं, लैम्डा फेज 5174 बैक्टीरियोफेज। तो ये वाला है जिस पर सबसे पहली बार जीन सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। सर्वप्रथम जीनोम सीक्वेंसिंग जिस पादप में की गई, सर्वप्रथम जीनोम सीक्वेंसिंग पादप अरबिडोप्सिस थेलियाना। ये हमारे एग्रीकल्चर में कम पढ़ने में आता है, लेकिन ध्यान रहे ये सरसों संबंधित पादप है। पादप पूछा जाए तो आंसर अरबिडोप्सिस थेलियाना। सर्वप्रथम जीनोम सीक्वेंसिंग पादप पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? अरबिडोप्सिस थेलियाना। कुछ भी नहीं पूछे ना, पादप में जंतु जीव पूछ ले कुछ भी तो बैक्टीरियोफेज। और फसल पूछ ले, वेरी गुड, याद कर लिया तुमने, तो धान, राइस। 3 क्वेश्चन बता दिए। ये आपका अरबिडोप्सिस थेलियाना का क्वेश्चन भी पूछा हुआ शायद किसी एग्जाम में, और बैक्टीरियोफेज का भी कहीं आ सकता है। तो जब धान का भी हमारे लिए डब्ल्यू में, फिर भी धान की उम्मीद में ज्यादा कर रहा हूं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर से रिलेट करना चाह रहा है वो, इसलिए इस पे पूछने की संभावना ज्यादा है, लेकिन हम दूसरे भी ध्यान रखें। कर लिया नोट? बढ़े आगे, ये दोनों पॉइंट नोट तो करें ना। पादप पूछे तो क्या देना आंसर, और कुछ भी जीव पूछ ले या कुछ भी नहीं लिखे, सीधे पूछ ले कि पहली बार जीन सीक्वेंस। अब यूं देखना पड़ेगा कि भाई ऑप्शन ही ऐसे दे दिया, कुछ नहीं बोला उसने, बोला सर्वप्रथम जीनोम सीक्वेंसिंग किसकी की, और सीधे फसलों के ऑप्शन दे दिया, तो अपने आप ही धान आंसर देना ही पड़ेगा। इतना तो हमारा आईक्यू में यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि नहीं सर आपने नहीं बोला था, हाँ तो नहीं, मेरे माथे नहीं आना है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, शायद एक आध क्वेश्चन और होगा। ये आप डीएनए अणु के, ये देखो उसी की डेफिनेशन आ गई जो बार बार आ रहा था। डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग की परिभाषा पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ स्कूल लेक्चर ऑफ 2022 में। डीएनए अणु के क्षार अनुक्रम के निर्धारण को क्या कहा जाता है? तो डीएनए सीक्वेंसिंग। तो मैंने क्या कहा था, क्षार यानी कि बेस, नाइट्रोजन बेस आपके, मैंने कहा था जीन का करना, या फिर कौन से बेस का, थाइमिन है, इधर एडिनिन है, यूरासिल है, एडिनिन यूरासिल तो नहीं, थाइमिन, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, कौन सा किसके बाद है, ये बेस का पता लगाना, इसके क्रम का पता लगाना, ये बेस पता लगेगा तो ही जीन का पता लगेगा, तो वो पता लगाना क्या कहलाता है? डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग। परिभाषा लिख लो, डीएनए अणु के क्षार अनुक्रम के निर्धारण को क्या कहते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ बेस सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल। परिभाषा में सीक्वेंस वो आ रहा है, और ऑप्शन में भी डीएनए सीक्वेंसिंग हमारा आंसर रहेगा। तो जीनोम सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग से जो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला ये, और इससे अलावा 3 क्वेश्चन पिछले स्लाइड में अपन ने बात कर ली। इसके अलावा आपके लिए कोई उनमें अलावा कोई क्वेश्चन की हम नहीं बात कर रहे हैं। कर लिया नोट? हाँ हाँ। अब आपको मैं कभी बोलता हूं ना प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना, तो सॉल्व कैसे किया जाता सीख गए? क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं, ये मैं आपके इस पेपर को भी मैं बोलता हूं। अगर आपका ये टेस्ट पेपर एक्चुअल में आप सॉल्व करने बैठो तो 2 से 2.5 घंटे आपसे ले लेगा, और आप उस पेपर को नोट्स
बना सकते हो इंपॉर्टेंट, बाकी ऑप्शन पे भी सोचो कि ये किसका आंसर था, ये आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। वो अगर आपने एनालिसिस करना शुरू कर दिया तो आप बाकी से 2 कदम और आगे बढ़ोगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये करना जरूर टाइम मेरे हर पेपर पे, प्रीवियस ईयर पेपर तो छोड़ना नहीं। उसने वो नहीं पूछा तो ऑप्शन में दूसरी चीज है वो अगले साल आ सकती है, ठीक है ना, सेम रिपीट क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ये अभी मैंने बताया था कौन सी एक पीसीआर आधारित आणविक मार्कर तकनीक नहीं है, मैंने कहा था बार बार चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, कौन सा मार्कर है वो पीसीआर तकनीक पर आधारित नहीं है, RFLP में। ये क्वेश्चन कई बार पिछले 10 सालों के अगर मैं एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे पेपर उठाऊंगा तो शायद ये कहीं ना कहीं 8-10 बार तो मिलेगा ही मिलेगा, ये इतना फेमस क्वेश्चन मार्कर का। तो ये RFLP जो मैंने कहा था, RFLP पे 2-3 चीजें बता दी, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर भी है, वो सारी बातें शायद हो गए होंगे, कोई एक आध बच्चा हो तो बोलिए, क्योंकि लास्ट मैंने स्कूल लेक्चरर के लिया था तो 2-3 क्वेश्चन कोई बायोटेक से थे। तो किसी एक एग्जाम में सीधे 2 क्वेश्चन भी है, 3 भी है, डबल में 2 आ रखे हैं, और क्लासेस बहुत ज्यादा नहीं है अपनी, 8 से 9 मैक्स 9 क्लास से ऊपर अपन ने नहीं पढ़ी, और उस क्लास में से ही दो क्वेश्चन डबल में एक ही एग्जाम में आ गए 2021 में, और दोनों नैनो पे आ गए, ठीक है। बट नैनो हम पढ़ते नहीं नॉर्मली तो मुश्किल लगता है, तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बढ़े आगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2015 वाला जो 2018 में पेपर डब्ल्यू हुआ, टीएसपी का, नो टीएसपी का 2 पेपर तो वो है जो फिलहाल मैंने अभी नहीं देखे, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा क्वेश्चन। उससे पहले डब्ल्यू 2013 और उससे पहले 2010 ये पेपर भी आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेना, ठीक है ना। 10 वाले कोई भूल गए आरपीएससी वाले के यार ये क्वेश्चन कहाँ देखेंगे छोरे, तो ध्यान रखना 2010 से पहले डब्ल्यू के एग्जाम 1992 या 93 में हुए थे जब मेरा जन्म हुआ, ठीक है ना। उससे बीच में एग्रीकल्चर में अकाल पड़ गया था नौकरियों का, आपको बता दूं, ठीक है। एक ये है, ये न्यू लिप जो अभी हमने बात करी थी कपास में, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो न्यू लिप एक क्राइजीन संयोजित किस्म किस फसल की है, सॉरी कपास आलू की जो भी हमने जस्ट बात करी थी, कोलोराडो बीटल के लिए प्रतिरोधक। तो ये कोई नई बात नहीं है, सेम अपन लिख चुके हैं, बट ये क्वेश्चन एओ में भी पूछ लिया, इधर भी पूछ लिया, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों जगह आ सकता है, सारे हो चुके हैं। तो मैंने रिसेंटली पिछले 5 सालों में जो हमारे एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हुए हैं आरपीएससी के द्वारा, उनके सारे क्वेश्चन बायोटेक के आपके सामने रख दिए हैं। 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगा, सभी को जो पढ़ लिए उन सभी को अभी से ऑल द बेस्ट, ठीक है। क्या पता मिलो नहीं मिलो तुम, और बाकी मिलते रहना, डाउट्स लेके आते रहना, पूछते रहना, और बाकी जो मेरे साथ बने रहेंगे कल से जेनेटिक्स, ओके। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग आपको बोल दूं मैं, समझने वाले टॉपिक है, मैं क्लियर वहां मना करूंगा कि रटना नहीं, और समझना शुरू कर दिया तो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट होता है तो 100 में से 100 नंबर लाता है। और अगर समझ लिया हमने, और मेरे को पता है कि आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग कितनी आती है, मेरे को पता है, और वो डर अपन दूर करेंगे, ओके। थैंक यू। शायरी नहीं, एक सेकंड रुकोगे तो मैं देख लूंगा, हे मेरे पास शायद एक आधी सुना दूंगा, एक सुना देते हैं। अब देखो तुम्हारी फरमाइशें बदलती जाती हैं तो वो संभव नहीं है, एक आध मेरे पास कहीं ना कहीं मैंने संभाली होगी, तो कोई ना कोई मैं बताता हूं। आवाज नहीं, ये सुना दी थी कि आपको, मैंने सुना रखी है तो आपको जी। मैं एक शायरी आपके लिए, शायरी कहूं कुछ भी, लेकिन आपके लिए मोटिवेशनल है, बट उसको अदरवाइज ना ले, ठीक है, अदरवाइज ना ले, अन्यथा दोबारा नहीं सुना चाहिए। नौकरी मिलने के बाद यही कहना है, नौकरी मिलने के बाद यही कहना है, हवा बदल रही है, अब सब कुछ बदल चुका है, हवा बदल रही है, अब सब कुछ बदल चुका है, अब वो भी हमें जान कहते हैं जो कभी जानते नहीं थे, ठीक है। ओके, थैंक यू।